हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय वन नीति। इसके बारे में सुनिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वन विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सन 1950 में एक केंद्रीय वन मंडल स्थापित किया। इसके 2 वर्ष पश्चात सन 1952 में सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की, जिसके अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में वन लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य रखे गए थे। फर्स्ट है न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 यानी कि नवीन राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसके बारे में सुनिए। एक दिसंबर 1988 में राष्ट्रीय वन नीति में पुनः संशोधन किया गया। संशोधित वन नीति का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है। इसके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, पर्यावरण स्थिरता। सेकंड है जीव जंतुओं और वनस्पतियों जैसी प्राकृतिक धरोहर की हिफाजत करना। थर्ड है लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना। मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी व वृक्षारोपण कार्यक्रमों का विस्तार। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस नवीन नीति में निम्न बातें कही गई हैं। पहाड़ी घाटियों और नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएंगे। जंगलों पर आदिवासियों और गरीबों के पारस्परिक हक बनाए रखे जाएंगे। वर्तमान वनों की कटाई से बचाया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण संतुलित बनाए रखा जा सके। वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को छोड़कर वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जाएगी। अगला आता है नंबर सेकंड, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना। इसको लागू कर सन 1988 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने का प्रयास किया गया है। योजनाओं में वनों की प्रगति के बारे में सुनिए। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट अंडर द प्लान्स। विभिन्न योजनाओं में वनों के विकास से संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। औद्योगिक लकड़ी का उत्पादन बढ़ाना, शीघ्र उगने वाली किस्मों के बागानों प्लांटेशंस का विकास करना, घटिया वन क्षेत्रों, व्यर्थ पड़े भूखंडों, पंचायती भूमि तथा सड़क, नहर, रेल आदि के किनारे वृक्ष लगाना और इस प्रकार सामाजिक वानिकी या वन कार्यक्रम सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना। फोर्थ, वनों तक पहुँचने तथा उनके साधनों का विदोहन कर सकने के लिए सड़क परिवहन व संचार के साधनों का विकास करना। वन्य पशुओं की रक्षा के कार्यक्रम अपनाना। वन श्रमिकों के लिए सहकारी समितियों का गठन करना तथा ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना। आदिम जातियों को वन विकास के जरिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना। वन प्रबंध, वन अनुसंधान व वन सर्वेक्षण पर अधिक ध्यान देना। फार्म वानिकी या वृक्षारोपण पर जोर देना। अनियंत्रित वन कटाई पर रोक। ग्रामीण क्षेत्रों में वनों के विकास को प्रोत्साहन। वनों की उत्पादकता में वृद्धि। योजना काल में वन विकास के लिए जो उल्लेखनीय कार्य हुए उसमें से प्रमुख हैं केंद्रीय वन आयोग 1965,
भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण संगठन 1965, वन अनुसंधान संस्थान 1966 आदि की स्थापना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 को पारित करना, जून 1985 में राष्ट्रीय व्यर्थ भूमि विकास बोर्ड NWDB स्थापित करना। आगे आता है सजेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वनों के विकास के लिए सुझाव। इसमें भारत में वनों के विकास के लिए जो सुझाव दिए जा सकते हैं उनका निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट है वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु सुझाव। वनों से जितनी मात्रा में हमें वस्तुएं मिलती हैं वे हमारी आंतरिक आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम हैं, इसलिए हमें प्रतिवर्ष बड़े मूल्यों की वनोपजों का आयात करना पड़ता है। अतः हमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके वनों की उत्पादकता को बढ़ाया जाना चाहिए। परिवहन संबंधी कठिनाइयों का निवारण करना चाहिए और समय समय पर श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर व अनेक प्रकार के प्रलोभनों से श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाकर वनों की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। नंबर 2 आता है वनों के क्षेत्र के विस्तार हेतु सुझाव। वनों के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए गांवों में फार्म वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सड़कों, नहरों व रेलवे लाइनों के दोनों ओर वृक्ष लगवाने चाहिए। वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए वन महोत्सव कार्यक्रम का प्रचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त केंद्रीय वन बोर्ड को एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाना चाहिए और उसका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। नंबर 3 आता है वनों के संरक्षण हेतु सुझाव। वनों के संरक्षण हेतु सरकार को वनों में पशुओं की चराई पर रोक लगा देनी चाहिए और इसकी रोकथाम की उचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। देश में वनों को आग अथवा बाढ़ से बचाने के लिए स्थानीय पंचायतों का सहयोग लिया जाना चाहिए। वृक्षों के कटान को रोका जाना चाहिए। सभी राज्यों में हरे भरे वृक्षों को काटने से रोकने के लिए जो कानून हैं उन्हें ठीक प्रकार से लागू किया जाए जिससे कि अपराधी व्यक्तियों को सजा दी जा सके। नंबर 4 आता है अन्य सुझाव। देश के कृषि, वन तथा उद्योग आदि विभागों में समन्वय किया जाना चाहिए। सेकंड है वन अनुसंधान पर जोर दिया जाना चाहिए तथा अनुसंधान सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रमों को अनिवार्य कार्यक्रम के रूप में लागू करना। वनवासी पट्टा को समाप्त कर वन भूमि में वृक्षारोपण। ग्रामीणों को वन भूमि व अन्य जीवों की सुरक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। राज्यों को वन कृषि विभाग के लिए न्यूनतम क्षेत्र निर्धारित करना। खनिज संसाधन के बारे में सुनिए। यह सर्वविदित है कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत एक संपन्न देश है जहाँ कच्चा लोहा, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि अनेक उपयोगी
खनिजों के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। देश की कुल 3,600 खदानों में से 800 खदानें यंत्रीकृत हैं। ये खदानें देश के कुल खनिज उत्खनन का 85% उत्खनन करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खनिज उद्योगों में तेजी से प्रगति हुई है। परिणाम स्वरूप देश अनेक धातुओं में पहले की अपेक्षा अधिक आत्मनिर्भर बन सका है। आज खनिज पदार्थों का कच्चे माल के रूप में निर्यात न करके उनका महत्वपूर्ण भाग परिष्कृत करके विदेशों को निर्यात किया जाता है। औद्योगिक विकास संक्षेप में भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिज पदार्थों की महत्ता को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है औद्योगिक विकास का आधार। नंबर सेकंड कृषि विकास में सहायता। नंबर थर्ड ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। नंबर फोर्थ विशाल जनसमूह को रोजगार प्रदान करना। नंबर फिफ्थ राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। नंबर 6 विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का प्रमुख साधन। नंबर 7 परिवहन एवं संचार साधनों के विकास में सहायक। निष्कर्षतः भारत में खनिज संसाधनों का भंडार कृषि, उद्योग, व्यापार, राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय, परिवहन, संचार, रोजगार आदि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विकास को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।